Hello everyone and welcome to Hartley Medico Nursing Simplified. In this video today we are going to learn about blood transfusion. जब हम एक पर्सन का ब्लड दूसरे पर्सन में जब हम ट्रांसफ्यूज़ करते हैं तो उसे हम कहते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एंड जब हम ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं या तो वो तो होल ब्लड हो सकता है या फिर वो कोई भी कंपोनेंट हो सकता है ब्लड का, जैसे कि प्लेटलेट उसके हो सकते हैं, पैक्ड रेड ब्लड सेल्स हो सकते हैं, ये सारा। फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दो प्रोसीजर होते हैं। पहला होता है कलेक्शन ऑफ द ब्लड डोनर से, एंड सेकेंडली होता है कि जो कलेक्टेड ब्लड है उसको एडमिनिस्टर करना रेसिपिएंट में। अब देखते हैं कि क्या पर्पस होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का। सबसे पहले तो पर्पस ये है कि अगर किसी को हेमरेज हो गया है, अब ज़्यादा सडन ब्लड लॉस हो गया है, तो उसके ब्लड वॉल्यूम को रिस्टोर करने के लिए, सीवियर एनीमिया के केसेस में हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाने के लिए, कोई भी अगर प्लाज्मा प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, क्लॉटिंग फैक्टर्स की डेफिशिएंसी है ब्लड में, तो उसको ट्रीट करने के लिए, किसी पर्सन में अगर एंटीबॉडीज़ कम है, जो जैसे जो सिक रहते हैं ज़्यादा या फिर जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम रहती है, तो उनमें एंटीबॉडीज़ प्रोवाइड करने के लिए, हीमोलाइटिक एजेंट्स को रिप्लेस करने के लिए फ्रेश ब्लड से, और जो हमारे ग्रेनुलोसाइट सेल्स होते हैं WBCs में जो रहते हैं, तो अगर उनकी कमी हो जाती है तो उसको उनके जो ल्यूकोसाइट काउंट्स हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। एंड फिर उसके बाद ल्यूकोपीनिया, यानी कि जो हमारे WBCs हैं, जो इन्फेक्शन फाइटिंग जो हमारे सेल्स होते हैं हमारे ब्लड में, अगर उनकी कमी पड़ जाती है तो उसके लिए भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं ट्रांसफ्यूजन के लिए। जो भी ब्लड लेते हैं डोनर से, तो सबसे पहले उनका टेस्ट किया जाता है, जिसमें कि जो सबसे मेन टेस्ट होते हैं हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी, HIV वायरस तो नहीं है जो भी डोनर से ब्लड लिया गया है, सिफिलिस का टेस्ट। ये सारे HIV 1 और 2 को सारे टेस्ट किए जाते हैं अगर डोनर से ब्लड ले रहे हैं। फिर इसके बाद क्या है, इनके जो ब्लड है उनको प्रोसेस करके उनके सब कंपोनेंट्स में फिर उसको अलग अलग करते हैं। तो उसमें आते आते हैं होल ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं, पैक्ड सेल वॉल्यूम, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, क्रायो प्रेसिपिटेट। अब इसको हम देखते हैं आगे में कि सबको इंडिविजुअली हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे होल ब्लड। अब हम समझते हैं कि होल ब्लड एक कंपोनेंट है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जो यूज़ किया जाता है, कंपोनेंट ऑफ द ब्लड होता है। ये डायरेक्टली डोनर से लिया गया ब्लड होता है, तो इसमें जितने भी जो ब्लड के कंपोनेंट्स हैं उसमें सारे प्रेजेंट होते हैं। एंड इसको जो होल ब्लड है उसको एक एंटीकोगुलेंट प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में स्टोर करके रखते हैं। तो इसमें जो एक यूनिट जो होल ब्लड रहता है तो उसमें क्या क्या रहता है, जो डोनर ब्लड है वो 450 ml होता है, और 50 ml होता है एंटीकोगुलेंट प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन, जो भी इसको प्रिजर्व करने के लिए डालते हैं। तो इसमें हीमोग्लोबिन अप्रॉक्सीमेट वो होता है 12 ग्राम पर ml, और जो हीमेटोक्रिट होता है इसमें 35% से लेके 45% तक इसमें प्रेजेंट होता है, और इसमें कोई भी फंक्शनल प्लेटलेट्स नहीं होते हैं। और इसको कितने डिग्री सेल्सियस में स्टोर करते हैं, +2 से +डिग्री सेंटीग्रेड के में इसको ब्लड बैंक रेफ्रिजरेटर में इसको स्टोर करके रखते हैं। एंड जब भी होल ब्लड का जब ट्रांसफ्यूजन शुरू किया जाता है तो हमेशा ध्यान में रखा जाता है कि उसको 30 मिनट्स पहले ही रेफ्रिजरेटर से निकाल लेना है। एंड जो उसका ट्रांसफ्यूजन है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए 4 आवर्स के अंदर ही। अगर इसके ज़्यादा होता है टाइम तो जो रेड सेल्स हैं तो उसका जो मेटाबॉलिज्म हो सकता है, तो उसके कॉम्पोजिशन में चेंजेस भी आ सकते हैं। अब देखते हैं पैक्ड रेड ब्लड सेल्स क्या होती हैं। पैक्ड रेड ब्लड सेल्स को हम अलग कर लेते हैं जो होल ब्लड से, यानी कि इसमें सिर्फ RBCs ही पाया जाता है, मतलब एक कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ RBCs भी आप इसे कह सकते हो। तो जो एक यूनिट होता है पैक्ड रेड सेल्स का, उसमें कम से कम 330 ml जो उसका यूनिट में, उसमें 50 to 70% हिमेटोक्रिट पाया जाता है। एंड इसको स्टोर करने के लिए क्या यूज़ होता है, सैलिन एडेनाइन ग्लूकोज मैनिटॉल सॉल्यूशन रहता है, जिसमें कि इसको स्टोर किया जाता है। इसकी शेल्फ़ लाइफ को 5 वीक्स तक, मतलब इसको शेल्फ़ लाइफ इसकी होती है। एंड इसको भी सेम +2 से +डिग्री सेंटीग्रेड में ब्लड बैंक रेफ्रिजरेटर में स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जो होता है कि उसमें कोगुलेशन फैक्टर्स बहुत ही ज़्यादा पाए जाते हैं उसमें। इसको सेपरेट कर लेते हैं होल ब्लड से सेपरेट करने के बाद इसको स्टोर करते हैं -40 से -50 डिग्री सेंटीग्रेड में ब्लड बैंक रेफ्रिजरेटर में। एंड इसकी जो शेल्फ़ लाइफ होती है 2 ईयर्स। एंड जो फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा होता है वो मेनली बहुत ही ज़्यादा रिच होता है एंटीकोगुलेंट फैक्टर्स में, प्लाज्मा प्रोटीन में, इसमें रिच बहुत ही फाइब्रिनोजन भी होता है इस पर, और जो फिजियोलॉजिकल एंटीकोगुलेंट्स सी प्रोटीन तो वो भी, और एंटी थ्रोम्बिन
तो ये सारे कोगुलेंट फैक्टर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्लड को, अगर कहीं भी ब्लीडिंग हो रही है तो अगर जैसे मैसिव हैमरेज हो गया है कहीं पे, या फिर कोआगुलोपैथिक हैमरेज हो गया, मतलब जिसमें प्लाज्मा बहुत ही ज़्यादा जिसमें लॉस हो चुका है, तो उसमें क्या होगा, जो उसके मेनली क्या कहते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो भी लॉस हो जाते हैं, तो उसको रिस्टोर करने के लिए फिर एफएफपी को ट्रांसफ्यूजन करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रायो प्रेसिपिटेट। क्रायो प्रेसिपिटेट एक सुपरनेटेंट प्रेसिपिटेट, यानी कि जो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को जब हम प्रेसिपिटेट करते हैं तो जो उसके ऊपर जो लिक्विडी जो सब्सटेंस जो आ जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रायो प्रेसिपिटेट, जिसमें कि फिब्रिनोजेन और जो फैक्टर 8 होता है ब्लड में वो बहुत ही रिच अमाउंट में पाया जाता है। एंड जो क्रायो प्रेसिपिटेट होता है उसको हम स्टोर करते हैं -30 डिग्री सेंटीग्रेड में, एंड इसकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो 2 ईयर्स होती है। एंड इसको कब कब दिया जाता है, जैसे कि लो फिब्रिनोजन जिसमें होता है, जैसे कि हीमोफीलिया ए की डिजीज़ में, जिसमें कि जो फैक्टर 8 होता है उसकी डिफिशियंसी होती है। वॉन विलब्रैंड डिजीज़ में, जिसमें कि जो वॉन विलब्रैंड फैक्टर होता है ब्लड का, वही उसमें नहीं पाया जाता। और डिससेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोगुलेशन में, जिसमें कि फिब्रिनोजेन की कमी हो जाती है, एक और डिजीज़ है, तो उसमें भी क्रायोप्रेसिपिटेट को ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। एंड उसमें 3 to 6 ग्राम्स ऑफ फिब्रिनोजेन होता है 200 to 500 ml ऑफ क्रायोप्रेसिपिटेट में, जो कि फिब्रिनोजेन के लेवल को 1 ग्राम पर लीटर तक बढ़ा देता है। एंड जब भी क्रायोप्रेसिपिटेट का इन्फ्यूजन करते हैं तो उसको इन्फ्यूज़ कर देना चाहिए 6 आवर्स के अंदर ही। नेक्स्ट अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। 3 टाइप्स के होते हैं, एलोजेनिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑटोजेनिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ऑटोलोगस ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर ऑटोजेनिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब कि सेम पेशेंट के ब्लड को उसी में री इन्फ्यूज़ करना, उसके ब्लड प्रोडक्ट्स को सेम पेशेंट से लेना और सेम पेशेंट में ही इन्फ्यूजन कर देना। देन फिर आता है एलोजेनिक या फिर होमोलोगस ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इसमें क्या करते हैं कि एक डोनर से ब्लड लेके उसको दूसरे रेसिपिएंट में ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करते हैं, तो उसको हमने क्या कहते हैं, एलोजेनिक या फिर होमोलोगस ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब नेक्स्ट है एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये एक मेडिकल ट्रीटमेंट होता है जिसमें क्या करते हैं कि जो पर्सन ब्लड का जो ब्लड है उसको स्लोली रिमूव करते हैं, एंड जो उसका ब्लड है उसको रिप्लेस कर देते हैं इक्वल अमाउंट ऑफ डोनर ब्लड से, तो ये हो जाता है एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये मेनली जो न्यूबॉर्न होते हैं जिनमें फोटोथेरेपी के कारण कर्नेक्टेरस हो जाता है, या फिर उनको वो हो जाता है हेमोलाइटिक डिजीज़ हो जाती है, तो उसमें मेनली एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर एनी क्वेरी प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। कीप learning, like, share and subscribe the channel Heartly Medico for more such videos. Thank you.